बैंक ऑफ अमेरिका और वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल की माने तो 2040 तक दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी कि 90 लाख करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि तब तक करीब 100 से भी ज्यादा एजेंसीज इस इंडस्ट्री का पार्ट होगा, जो इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस बना देगा। आज के समय में स्पेस एक 420 बिलियन डॉलर यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, जिसका पार्ट नासा, इसरो, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो अपने रॉकेट, स्पेसशिप्स और सैटेलाइट के जरिए स्पेस में अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। लेकिन भविष्य में ये कंपनीज अपने इस मुनाफे को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और मौजूदा समय में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनका पहला कदम है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात करें तो साल 2021 इसके लिए एक रेवोल्यूशनरी साल रहा है, क्योंकि 11 जुलाई 2021 को ही वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस की सक्सेसफुल सैर करके लौटे थे और उनके कुछ ही दिनों बाद ही 20 जुलाई को ब्लू ओरिजिन के फाउंडर और दुनिया के टॉप बिलियनियर जेफ बेजोस ने भी ये कारनामा दोहराया था, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल बहुत सी कंपनीज की इनकम का एक मेन सोर्स बन जाएगा, जो स्पेस इंडस्ट्री को एक अच्छा ग्रोथ देगा। हालांकि स्पेस इंडस्ट्री में इन्हीं दो कंपनीज ने ये कारनामा नहीं किया है, क्योंकि इनसे पहले ही बोइंग और लॉकहीड मार्टिन नाम की दो कंपनीज स्पेस फ्लाइट और एविएशन इंडस्ट्री में महारत हासिल कर चुकी है, जिन्हें यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के अंडर नासा के ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है। और इनकी स्पेस फ्लाइट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 11 सालों में इनका एक भी लॉन्च फेल नहीं हुआ है। स्पेस सेक्टर में जहां एक तरफ बोइंग कंपनी 200 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू रखती है, तो वही लॉकहीड मार्टिन भी 105 बिलियन डॉलर्स के साथ इस रेस में दूसरे नंबर पर है। अब जब स्पेस सेक्टर में इतना ज्यादा मुनाफा है, तो 21st सेंचुरी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन कहे जाने वाले इलॉन मस्क इस रेस में पीछे कैसे रह सकता है? तभी तो उन्होंने 2002 में अपने खुद के इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन डॉलर से इस कंपनी को स्टार्ट किया था, जो आज 74 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इलॉन मस्क की कंपनी बहुत ही कम खर्च में रॉकेट्स बनाती है, जिस वजह से आज नासा भी स्पेसएक्स से ही रॉकेट्स डिजाइन कराती है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ये तीनों कंपनीज आने वाले कुछ ही समय में एक आम इंसान को भी स्पेस ट्रैवल का मजा दिलाने की तैयारी में है, और जिसको लेकर लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ लोगों को तो स्पेस ट्रैवल करने की इतनी ज्यादा जल्दी है कि वर्जिन गैलेक्टिक की जुलाई में हुई फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से पहले ही उसके करीब 600 टिकट्स बुक हो गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक टिकट की कीमत 1,86,00,000 रुपीस थी। खैर, वर्जिन गैलेक्टिक के अलावा ब्लू ओरिजिन भी ऐसी तैयारी में है और उसने भी अपने एक टिकट की कीमत 1,48,00,000 रुपीस फिक्स की है, जो इस तरफ इशारा करता है कि स्पेस ट्रैवल की इस रेस में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। क्योंकि हाल ही में इलॉन मस्क भी ये कह चुका है कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स जल्दी ही लगभग 74 लाख रुपीस में लोगों को धरती से मार्स तक का एक चक्कर लगाएगी। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आपके मन में एक बात तो जरूर चल रही होगी कि आखिर इन कंपनीज के पास स्पेसशिप्स और रॉकेट्स बनाने का पैसा कहां से आता है? ये पैसा इन्हें नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज प्रोवाइड करती है, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलियंस और बिलियंस में होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इन्हें इन्वेस्टमेंट और स्पेस फ्लाइट के जरिए हम इंसान स्पेस को ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना देंगे, बल्कि इसके लिए हमें और भी चीजों पर ध्यान देना होगा, जिनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो हम इंसानों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जीपीएस से लेकर मोबाइल नेटवर्क जैसी चीजें भी सैटेलाइट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, और यही वजह है कि आज इस सेक्टर में बहुत सी पब्लिक कंपनीज एंटर कर रही है, क्योंकि ये कंपनीज इस बात को अच्छे से समझती है कि इंसान भूखा रह लेगा पर इंटरनेट और टीवी के बिना नहीं रह पाएगा। अगर बात करें डिश नेटवर्क कंपनी की, तो इतनी सारी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट को सिर्फ ओन ही नहीं करती, बल्कि उनको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी उसी के पास होती है। इन सैटेलाइट्स के नेटवर्क से पूरी दुनिया में लोग टीवी देख पाते हैं, जिससे डिश नेटवर्क हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपीस कमाती है। हालांकि ये मुनाफा सिर्फ एक कंपनी का है, और इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज मौजूद है जो अलग अलग लेवल पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अपनी सर्विस पहुंचाती है, जो इस बात को साबित करता है कि स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट करने में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह इलॉन मस्क की स्पेसएक्स आम लोगों के लिए स्पेस फ्लाइट के जरिए पैसा कमाने की तैयारी में है, ठीक उसी तरह वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की इस रेस में भी दुनिया की कई मशहूर कंपनी से आगे चल रही है। 2021 में ही स्पेसएक्स द्वारा 1730 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजा गया है, जिनका मकसद दुनिया को
फास्ट और चीप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। अब तो इस रेस में जेफ बेजोस की अमेज़न भी जुड़ गई है, जो क्यूपर सैटेलाइट प्रोग्राम के अंडर अमेज़न की 3236 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगी। जिस हिसाब से मौजूदा समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोग्रेस कर रही है, उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। स्पेस इंडस्ट्री के इन दो सेक्शंस के बाद अब हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो आज भले ही बहुत छोटा हो, पर आने वाले कई सालों में ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये सेक्टर है इमेजरी और डेटा एनालिसिस का, जो सैटेलाइट के जरिए धरती की इमेजेस को कैप्चर करके उनसे मिल डेटा के अनुसार वेदर फोरकास्ट करता है। साथ ही आगे होने वाली प्राकृतिक घटना और उनसे उत्पन्न होने वाली खतरे के बारे में भी बताता है। वैसे तो इस सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी अपने झंडे गड़े हुए हैं, पर भविष्य में ये सेक्टर जिस तरह से एक्सपेंड होगा, उसको देखते हुए और भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज से जुड़ेगी, जिनका स्पेस इंडस्ट्री को $1.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपको क्या लगता है, भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी धरती को डोमिनेट करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।